नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपीएलटी, जीआईसी, जीडीसी हिंदी 2025 मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हिंदी स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम प्रश्न नंबर 55 पर आप सभी से चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास को रेखांकित करते हुए प्रेमचंद के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। इस प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जब हमने 55 क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट कर लिए होंगे, तो जितनी भी परीक्षाओं का हमने नाम लिया, यूपीएलटी, जीआईसी, जीडीसी, इसमें ईएमआरएस और जितनी भी लिखित परीक्षाएं हैं, और उनको आप जोड़ सकते हैं। उन सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यूपीएलटी की बात करें तो लगभग 50% हमने सिलेबस को कवर कर लिया है। अगर 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो उसमें से जितने भी प्रश्नों को हमने कराया है, उसमें से 10 प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर आएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास की बात करते हैं, तो हमें फोर्ट विलियम कॉलेज के समय में जो खड़ी बोली गद्य का निर्माण हो रहा था, उसको भी ध्यान में रखना है। पत्रकारिता ने खड़ी बोली गद्य को कैसे विकसित किया, उसको भी ध्यान में रखना है। फिर आगे चलकर भारतेंदु युग में हिंदी गद्य का निर्माण किस तरीके से होने लगा और तमाम विधाओं में रचनाएं लिखी जाने लगी, उसको ध्यान में रखते हुए आगे आपको पढ़ना है। और जैसे ही प्रेमचंद के योगदान पर हम चर्चा करेंगे, तो वो दौर भी याद रखना है कि किस तरीके से हमारे देश में राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे और गांधी जी का प्रभाव दिखाई पड़ रहा था। इन सभी पृष्ठभूमि को समझने के बाद ही आप हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर को आप कैसे लिखेंगे, उसको भी हम देखते हैं। आप शुरुआत करेंगे। हिंदी उपन्यास लेखन की शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध में आधुनिक गद्य के विकास के साथ हुई। इसके विकास को मुख्यतः 3 चरणों में बांटा जा सकता है: प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग। तो यहाँ पर हमने बताया कि अगर हम हिंदी उपन्यास लेखन की शुरुआत देखें, तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी कि 1877, 1882, ये सभी ईयर आपको ध्यान में आने चाहिए। और इस समय आपको याद आ गया कि सन 1873 ईस्वी में कहा गया कि हिंदी नए चाल में ढल गई, यानी कि कहीं कहीं हिंदी गद्य जो निर्माण की स्थिति थी, वो एकदम अपने स्वरूप को ग्रहण कर लिया था और तमाम पत्र पत्रिकाओं का इस समय संपादन हो गया था। और जो साहित्यकार थे, वो प्रमुख विधाओं में लिखना शुरू कर चुके थे। तो जब भी 19वीं सदी के उत्तरार्ध की बात की जाए, तो आपको 1850 के बाद की जो घटनाएं हैं, उनको ध्यान में रखना है। जहां तक हम उपन्यास की बात करें, तो इसके विकास को 3 चरणों में रखकर हम देख सकते हैं। और उन चरणों के केंद्र में कौन है? प्रेमचंद है। यानी कि हिंदी उपन्यास की जब भी बात की जाएगी, तो प्रेमचंद उसके केंद्र बिंदु के रूप में रहेंगे। प्रेमचंद के पूर्व की स्थिति क्या थी, प्रेमचंद के समकालीन क्या थी, और उनके बाद की स्थिति क्या थी, यानी कि सेंटर पॉइंट में प्रेमचंद रहेंगे। आप अपने उत्तर को आगे बढ़ाते हुए लिखेंगे कि उपन्यास विकास यात्रा के केंद्र में प्रेमचंद एक युगांतकारी स्तंभ के रूप में खड़े हैं, जिन्होंने उपन्यास को मनोरंजन और तिलिस्म के दायरे से निकालकर सामाजिक यथार्थ की धरातल पर प्रतिष्ठित किया। प्रेमचंद को क्यों केंद्र में रखा गया? कारण ये है कि जब प्रेमचंद ने लिखना शुरू किया, उसके पहले के जो उपन्यास की पृष्ठभूमि थी या विषय वस्तु थे, वो मनोरंजन को केंद्र में रखते थे, तिलिस्म को केंद्र में रखते थे, जासूसी को केंद्र में रखते थे। ठीक है, उपदेशात्मक रचनाएं लिखी जा रही थी और उसमें ज्यादातर कल्पना की ही प्रधानता थी। लेकिन जैसे ही प्रेमचंद उपन्यास लेखन क्षेत्र में आते हैं, उन्होंने सामाजिक यथार्थ के धरातल पर बल दिया। जो सामाजिक समस्याएं थी, उनको अपने उपन्यास के केंद्र में रखा। इसीलिए जब भी हम उपन्यास के उद्भव और विकास को पढ़ते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, तो प्रेमचंद उसके केंद्र में रहते हैं। आगे आप लिखेंगे कि जो आपने विभाजन किया उद्भव और विकास का, तो प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यासों की स्थिति क्या थी? प्रिय विद्यार्थियों, आपको ध्यान में रखना है,
हो सकता है कि एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपके एग्जाम में आ जाए कि प्रेमचंद पूर्व युग उपन्यासों की पृष्ठभूमि पर बातचीत कीजिए या फिर उस पर एक टिप्पणी लिखिए। तो आपको जो इस स्लाइड पूरी दिख रही है उतना ही लिखना है। आप लिखेंगे सन 1877 से लेकर 1918 के समय को हम प्रेमचंद पूर्व युग कह सकते हैं। आप लिखेंगे इस युग के उपन्यासों का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन, सुधार और कौतूहल था। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, जो कि 1882 में प्रकाशित होता है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है जिसमें उपदेशात्मकता की प्रवृत्ति थी। इसके बाद देवकीनंदन खत्री ने चंद्रकांता और चंद्रकांता संतत जैसे तिलिस्मी अयारी उपन्यासों को लिखकर हिंदी के पाठक वर्ग का निर्माण किया। लोगों ने इसी बहाने हिंदी सीखना शुरू किया। वहीं किशोरीलाल गोस्वामी ने सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यास लिखे जिनमें कलात्मकता का अभाव था। गोपाल राम गहमरी ने जासूसी उपन्यास लिखे। इस युग में उपन्यास मुख्यतः घटना प्रधान था। तो आप देख रहे हैं कि एक नजर में आप देख रहे हैं कि प्रेमचंद के पूर्व जितने भी उपन्यास लिखे गए वो किस तरीके के थे। पहली जो प्रवृत्ति थी कि वो मनोरंजन को केंद्र में रखते थे। दूसरी जो प्रवृत्ति थी, कोशिश थी कि उपन्यासों के माध्यम से सुधार किया जाए। इस चीज में सुधार किया जाए सामाजिक सांस्कृतिक रूप में। तीसरी जो प्रवृत्ति थी कौतूहल, यानी कि उपन्यास को पढ़ते समय पाठक उससे जुड़े रहते थे। उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती थी कि आगे किस तरीके की घटना होने वाली है। फिर उपदेशात्मक उपन्यास लिखे जाने लगे, जैसा कि उदाहरण दिया गया परीक्षा गुरु का। और यूजीसी नेट की तैयारी आपने की होगी तो इस उपन्यास को आपने पढ़ा भी होगा। इस चैनल पर हमने इसके महत्वपूर्ण अंशों के बारे में बात भी की। फिर तिलिस्म और अय्यारी पर आधारित उपन्यास लिखे जाने लगे और इन उपन्यासों के माध्यम से हिंदी के पाठक वर्ग का निर्माण हुआ। हिंदी को पाठक मिलने लगे, लोग पढ़ना शुरू किए। और जिनको हिंदी नहीं आती, उस जमाने में या तो लोग उर्दू जानते थे या फिर अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश करते थे। लोगों ने हिंदी सीखना शुरू किया। एक तरीके से आप देखेंगे कि हिंदी उपन्यास लेखन की एक बड़ी उपलब्धि रही कि जो आज हिंदी के पाठक हमें सामने दिखाई देते हैं, उनमें कहीं न कहीं शुरुआती दौर के जो उपन्यास लिखे गए थे उनका बहुत बड़ा उसमें रोल था। ठीक है, तो देवकीनंदन खत्री इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। फिर इसके बाद लगातार किशोरीलाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी इत्यादि ने उपन्यास लेखन किया। तो आप देख रहे हैं कि हमने कुल मिलाकर 8 इस तरीके की विशेषताएं आपके सामने रख दी प्रेमचंद पूर्व जितने भी उपन्यास थे। ये आप एग्जाम में भी इसको हाईलाइट कर सकते हैं और इंटरव्यू इत्यादि में भी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रेमचंद पूर्व युग के जितने भी उपन्यास लिखे जा रहे थे उनकी विशेषताएं बताइए, तो आप बताएंगे कि मनोरंजनपूर्ण उपन्यास लिखे जाते थे, सुधार की दृष्टिकोण से लिखे जाते थे, सामाजिक सांस्कृतिक कौतूहलता होती थी इसमें, उपदेशात्मक जैसे वामा शिक्षक या परीक्षा गुरु जैसे उपन्यास रहे, तिलस्मी अय्यारी आधारित उपन्यास रहे, ऐतिहासिक उपन्यास, सामाजिक उपन्यास। और जितने भी उपन्यास थे सबके केंद्र में घटनाएं थी, यानी कि चरित्र इसमें क्या था, गौण था। घटना कि आगे अब क्या होगा, आगे क्या होगा, इस तरीके से पाठकों के मन में कौतूहल उत्पन्न होता था। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने तमाम किताबें पढ़ी होंगी, तमाम जगह पर कक्षाएं भी की होंगी, लेकिन अगर ध्यान से आपने सुना होगा तो प्रेमचंद पूर्व युग यानी कि 1877 से लेकर 1918 के बीच में जितने भी उपन्यास लिखे गए और उसके जो भी विषय वस्तु रहे, आप आराम से अपने दिमाग में बैठा लिए होंगे और लग रहा होगा कि लिखने के लिए आएगा तो आप आराम से इसको लिख लेंगे। हम अगर बात करें प्रेमचंद युग की तो इसको 1918 से लेकर 1936 कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि ये वही दौर है जब छायावाद कविता के रूप में चल रहा था और उसी के समानांतर प्रेमचंद कथा साहित्य लिख रहे थे। ये इसी तरीके से आपको जोड़कर पढ़ना है, तब आपको इंजॉय आएगा, मजा आएगा, आनंद आएगा। तो प्रेमचंद युग यानी 1918 से लेकर 1936 की अवधि जो रही उसमें प्रेमचंद का प्रभाव रहा। हिंदी उपन्यास लेखन में प्रेमचंद का आगमन एक परिवर्तनकारी घटना थी।
प्रेमचंद प्रेमचंद कैसे बने, वो अपने पूर्ववर्ती उपन्यासों से काफी प्रभावित रहे। उन्होंने चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता जैसे उपन्यासों को छुप छुप कर पढ़ने की कोशिश की और उनके मन में खुद आया कि वो भी एक कथाकार के रूप में आ सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं। तो फिर उन्होंने लिखना शुरू किया। उनके आगमन से परिवर्तनकारी घटना थी, लेकिन उन्होंने अंतर क्या किया? उन्होंने उपन्यास की विषय वस्तु और शिल्प, यानी कि विषय क्या हो और किस तरीके से उसको लिखा जाए, दोनों को बदल दिया। सेवा सदन से लेकर गोदान तक की उनकी यात्रा आदर्शवाद से यथार्थवाद की ओर की यात्रा रही। यानी आप देखेंगे सेवा सदन में नारी समस्या को उन्होंने केंद्र में रखा, गोदान में उन्होंने किसान समस्या को केंद्र में रखा, बीच में उन्होंने निर्मला जैसे उपन्यास को लिखा या फिर गबन जैसे उपन्यास को लिखा, तो मध्य वर्ग की जो समस्याएं थी उनको भी उन्होंने केंद्र में रखा। तो शुरुआती दौर में प्रेमचंद के जो भी उपन्यास थे वो आदर्शवादी थे। जैसे आप प्रेमाश्रम पढ़ेंगे और गोदान पढ़ेंगे। गोदान यथार्थवादी उपन्यास है, जबकि प्रेमाश्रम आप देख रहे हैं कि आदर्शवादी उपन्यास है। उसी तरीके से सेवा सदन है, आदर्शवादी उपन्यास है। तो प्रेमचंद की भी जो यात्रा रही वो आदर्श से यथार्थवाद की तरफ रही। प्रेमचंद ने उपन्यासों को सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय, वर्गीय चेतना से जोड़ा। यानी कि प्रेमचंद ने जो सामाजिक यथार्थ के धरातल को समझा, तो समाज में जो भी समस्याएं थी उनको, उस समय की राजनीति का जो समाज पर प्रभाव था उसको ध्यान में रखा। फिर राष्ट्रीय चेतना, उस समय की मांग थी। आप देखेंगे 1918 से लेकर 1936 का जो दौर है, वो एक तरीके से गांधी जी का भी दौर रहा। गांधी युग के नाम से भी इसको हम जान सकते हैं। और प्रेमचंद गांधी जी से काफी प्रभावित थे। इसी बीच तमाम और नेतृत्व या व्यक्तित्व उभर कर सामने आते हैं, जिसमें कि आप अंबेडकर का नाम ले सकते हैं। ठीक है, तो कई रचनाओं में प्रेमचंद ने इस चीज को, इस प्रभाव को दिखाया भी। जैसे गोदान में जो माता दिन, दाता दिन और सीलिया का जो प्रकरण है, लोग ऐसा मानते हैं कि कहीं न कहीं प्रेमचंद अंबेडकर से प्रभावित थे। और जब वो किसानों की बात करते हैं, स्त्रियों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, तो लोग उनको अंबेडकरवादी या फिर मार्क्सवादी भी घोषित करते हैं। अपने अपने हिसाब से देखने का प्रयास है। तो प्रेमचंद जब भी हिंदी उपन्यास में लिखना शुरू करते हैं तो वो एक परिवर्तनकारी घटना रहती है। कारण है कि विषय वस्तु और शिल्प, यानी कि क्या कहा जाए और कैसे कहा जाए, दोनों को बदल कर रख दिया। उनके समकालीन जयशंकर प्रसाद, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक आदि ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। कई बार हमने देखा है कि जब कोई महान व्यक्तित्व आ जाता है तो उसके समानांतर चलने वाले लोग छोटे छोटे दिखाई देते हैं और उसी के आवरण में वो एक तरीके से छिप से जाते हैं। जयशंकर प्रसाद ने भी उपन्यास लिखे हुए हैं। ठीक है, विश्वंभरनाथ शर्मा ने उपन्यास लिखे, इनके तरह और लोगों ने भी लिखा हुआ है। लेकिन जब भी बात की जाती है प्रेमचंद युग में, तो प्रेमचंद के सामने ये सब थोड़े से हल्के से महसूस हो जाते हैं। लेकिन इनके इनके उपन्यासों के केंद्र में भी सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय, वर्गीय चेतना मौजूद है। आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। प्रेमचंदोत्तर युग की बात करें तो 1936 के बाद की जो भी रचना है उपन्यास के तौर पर, उनको हम प्रेमचंदोत्तर युग कह सकते हैं। प्रेमचंद के बाद हिंदी उपन्यास कई सामयिक और महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों से विकसित हुआ। इसमें मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, जिसके अंतर्गत जैनेन्द्र, अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी। इसके बाद आंचलिक उपन्यास, फणीश्वरनाथ रेणु, नागार्जुन। मार्क्सवादी या प्रगतिवादी उपन्यास, यशपाल, राघे राघव। और ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास लिखे गए, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, वृंदावन लाल वर्मा आदि का नाम लिया जा सकता है। प्रेमचंदोत्तर युग में जो भी उपन्यास लिखे गए, इन्हीं प्रमुख धाराओं के अंतर्गत लिखे गए। तो आपके दिमाग में प्रेमचंद के पूर्व, प्रेमचंद के युग में और उसके उनके बाद जो भी उपन्यास लिखे गए, उनकी पूरी पृष्ठभूमि और जो विशेषताएं वो दिमाग में बैठ गई। ठीक है, ऐसे ही आपको पूरा लिखना है। अब हम बात करते हैं कि हिंदी उपन्यास के विकास में प्रेमचंद का योगदान क्या रहा। तो ज्यादातर चर्चा हमने प्रेमचंद युग के अंतर्गत कर ली, यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। हिंदी उपन्यास लेखन में प्रेमचंद धुरी रहे, यानी कि केंद्र बिंदु रहे। उन्हीं के चारों तरफ चीजें घूमती रही। उनके विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार व्यवहार,
भाषा भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख और सूझबूझ को जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमचंद का मूल्यांकन करते हुए लिखा कि यदि आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार व्यवहार को जानना चाहते हैं, भाषा भाव को जानना चाहते हैं, रहन सहन को जानना चाहते हैं, आशा आकांक्षा को जानना चाहते हैं, सुख दुख को जानना चाहते हैं और उसकी समझ बूझ को जानना चाहते हैं, तो आपको प्रेमचंद से बेहतर कोई नहीं मिल सकता। प्रेमचंद की रचनाएं बहुत कुछ बता सकती हैं। तो ये था प्रेमचंद का मूल्यांकन हजारी प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने बहुत सारा लिख लिया और इस कोटेशन का प्रयोग नहीं किया तो हो सकता है कि जहां पर आपको 5 नंबर मिलना चाहिए था वहां पर 3 नंबर ही मिले। और अगर इसको आप लिख देते हैं तो ये माना जाएगा कि आपने न सिर्फ उत्तर को तैयार किया है बल्कि आपने आलोचनात्मक किताबों को भी पढ़ा है। इसलिए बीच बीच में हमने कथन को भी समावेशित किया है कि आपका उत्तर क्या हो, प्रभावशाली और उन 10,000 कॉपियों में आपकी कॉपी पता चल जाए कि आप अनुराज हिंदी एकेडमी से पढ़े हुए हैं, आप अच्छी जगह से तैयारी की है। प्रेमचंद को जानने समझने के लिए यहाँ पर तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनका मूल्यांकन कर दिया, लेकिन प्रेमचंद का योगदान क्या रहा है? पहला योगदान रहा कि विषय वस्तु में परिवर्तन। इसकी चर्चा हमने प्रेमचंद युग में ही कर ली। विषय वस्तु में परिवर्तन कैसे किया कि जो अब तक मनोरंजन, कौतूहल, उपदेशात्मक इत्यादि विषय वस्तु थे, प्रेमचंद ने सर्वप्रथम भारतीय किसानों, दलितों, स्त्रियों और मध्य वर्ग की समस्याओं को उपन्यास का केंद्रीय विषय बनाया। यानी कि जो धरातल पर चीजें दिखाई दे रही थी उन्हीं को अपने उपन्यासों के केंद्र में रखा। कौन कौन सी समस्याएं थी? जमींदारी प्रथा, दहेज, अनमेल विवाह, शोषण, गरीबी, सांप्रदायिकता जैसी समस्याओं का उन्होंने यथार्थवादी चित्रण किया है। यानी कि जैसी समस्याएं थी वैसे ही हूबहू उन्होंने अपनी रचनाओं में रख दिया, खासतौर से उपन्यास में रख दिया। इसमें तमाम उपन्यासों का नाम आपके दिमाग में आ रहा होगा। सेवा सदन हो गया, प्रेमाश्रम हो गया, रंगभूमि जिसके कि अभी 100 साल कंप्लीट हुए जब आप से हम चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद निर्मला हो गया। ठीक है, 12-13 उपन्यास हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अगर 2-4 उपन्यासों का नाम लिख देंगे तो भी काफी। ठीक है, और कोई उपन्यास लिखे ना लिखे, गोदान तो आपको लिखना है। मानकर चले कि आपने सब कुछ लिख लिया और गोदान को नहीं लिखा तो कॉपी चेक करने वाला थोड़ा सा निराश होगा। आप भले निराश हो ना हो, लेकिन कॉपी चेक करने वाले को लगेगा कि इसने तो गोदान का नाम ही नहीं लिखा। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। जैसे कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि इतना सटीक आप बताइए कि हम लिखें और मैक्सिमम नंबर पाए, तो यही सटीकता है। और सटीकता कैसे आती है? अभ्यास से आती है। ये नहीं कि खाली आप कमेंट करते रहें और चीजें आपको एकदम से परोस दी जाए, आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। तो बीच बीच में थोड़ा सा मुझे कड़ा भी होना पड़ता है। इसलिए कड़ा होना पड़ता है कि हमें आपसे आशा है और आकांक्षा है कि आप सभी निश्चित तौर पर यहाँ से सफल होंगे। फिर विद्यार्थियों, कमेंट जरूर करिएगा कि जो हम आप सभी को बताते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, पर्दे के पीछे से, पर्दे के सामने से, वो कितना आपको समझ में आता है और आपकी तैयारी में कितना बदलाव आ रहा है। विषय में परिवर्तन तो हुआ, यहाँ पर आपके जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है उसको जरूर बताइएगा। दूसरा, इन्होंने बड़ा काम किया कि आदर्शोन्मुख यथार्थवाद शब्द खुद प्रेमचंद ने दिया हुआ है कि ऐसा यथार्थवाद जो आदर्श से होते हुए यथार्थ की तरफ जाए। ठीक है, शुरू में लगा कि आदर्श से चीजें बदली जा सकती हैं, लेकिन लगा कि नहीं भाई, जो है उसी को बताया जाए। कई बार हम भी शुरू में आदर्शवादी होते हैं, मतलब अब जो भी मनुष्य है शुरू में आदर्शवादी होता है कि नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, चाहिए का इसमें भाव होता है। लेकिन जब लगता है कि नहीं, यथार्थ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। ठीक है, शुरू में जैसे हम बोलते हैं कि इतना आपको पढ़ना चाहिए, 4 घंटा पढ़ना चाहिए, लेकिन बाद में आपको लगेगा कि कम से कम 8 घंटा ही पढ़ना चाहिए। इस टाइप से जब आपको यथार्थ की अनुभूति हो जाए, तो प्रेमचंद ने लिखा आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। प्रेमचंद ने यथार्थ का चित्रण तो किया, लेकिन वे समाज को एक आदर्श समाधान भी देना चाहते थे। उनके शुरुआती उपन्यास सेवा सदन और प्रेमाश्रम आदर्शवादी हैं, जबकि गोदान तक आते आते वे यथार्थवादी बन जाते हैं। गोदान भारतीय कृषक जीवन की त्रासदी का महाकाव्य है। तो इतना आप लिख देंगे
इसके बाद जो तीसरी विशेषता रही है, चरित्र प्रधान उपन्यास। हमने देखा कि प्रेमचंद पूर्व में जो उपन्यास था वो घटना प्रधान था। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे ही जोड़कर आपको पढ़ना है। लेकिन प्रेमचंद ने क्या किया कि घटना प्रधान उपन्यास तो लिखा ही, लेकिन उन्होंने चरित्रों को गढ़ा, और वो चरित्र आज हमारे समाज में प्रासंगिक भी हैं। वैसे चरित्र आपको मिल जाएंगे चारों तरफ। तो चरित्र प्रधान उपन्यास लिखा। प्रेमचंद ने पूर्ववर्ती उपन्यासों की घटना प्रधानता से हटकर चरित्र प्रधान उपन्यासों की नींव डाली। होरी, धनिया, सूरदास, निर्मला, ठीक है, रामनाथ, जितने भी हैं, आपने उपन्यासों को पढ़ा होगा। सभी पात्र आज भी प्रासंगिक हैं। हम मालती, मेहता इत्यादि को भी ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी पात्र आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि ये चरित्र प्रधान पात्र हैं। और ये सभी पात्र, भले इन सभी का नाम होरी है, धनिया है, सूरदास है, लेकिन आज भी ये कहीं न कहीं हमारे आसपास में दिखाई पड़ जाते हैं। तो ये खासियत रही प्रेमचंद की कि उन्होंने शुरुआत में क्या किया, विषय वस्तु में परिवर्तन किया, फिर इसके बाद आदर्शमुख यथार्थवाद की बात की, फिर चरित्र प्रधान उपन्यास लिखा, और शिल्प में उन्होंने जो बदलाव किया, भाषा शैली में बदलाव किया। क्योंकि प्रेमचंद का जो आरंभिक लेखन था उर्दू में था। प्रेमचंद शुरू में उर्दू में लिखा करते थे, और बाद में उन्होंने जमाना के जो संपादक थे दया नारायण निगम, उन्होंने कहा कि भाई आप हिंदी में लिखिए तो ज्यादा आपको पाठक मिलेंगे। ठीक है, तो प्रेमचंद ने अपना लेखन उर्दू से हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। इसीलिए आप देखते होंगे कई बार कि जो शुरुआती 2-3 उपन्यास हैं उनके उर्दू के नाम भी रहते हैं। ठीक है, बाजार हुस्न, इस टाइप से। ठीक है, तो उर्दू में वो लिखा करते थे, बाद में हिंदी में उन्होंने लिखना शुरू किया। और किस हिंदी में लिखना शुरू किया? हिंदुस्तानी, यानी हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा का प्रयोग किया। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है कि ये वो दौर है जब राष्ट्रभाषा की बात की जा रही थी। आप भले भूल जाएं, लेकिन हम नहीं भूलने देंगे आपको। 1915 में दक्षिण भारत में हुआ, फिर वर्धा में स्थापित हुआ, फिर अलग अलग जगहों पर राष्ट्रभाषा को लेकर भी चर्चा परिचर्चा हो रही थी। प्रेमचंद ने खुद राष्ट्रभाषा को लेकर कई आर्टिकल लिखे, लेख लिखे। ठीक है, तो उन्होंने, उनका जो मानना था कि भाषा कैसी होनी चाहिए, हिंदुस्तानी। आप फिर से दौड़ कर जाइए, वापस जाइए, जब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है, पत्रकारिता, और फिर इसके बाद शिव प्रसाद सितारे हिंद आते हैं, राजा लक्ष्मण आते हैं, इसके बाद भारतेंदु आते हैं। तो उस जमाने में किस तरीके की हिंदी की बात की जा रही थी, कोई आम बोलचाल फारसी मिश्रित की बात कर रहा था, कोई संस्कृत की बात कर रहा था, अंग्रेज कहीं फूट डालो राज करो, मतलब भाषा के दृष्टिकोण से बात कर रहे थे। उनका झुकाव उर्दू की तरफ ज्यादा रहता था, अंग्रेजी पर ज्यादा जोर देते थे। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रेमचंद उपन्यासकार, कथाकार या कहानीकार होते हुए भी उन्होंने हिंदुस्तानी का समर्थन किया, यानी कि ऐसी भाषा जो हिंदी और उर्दू में मिश्रित हो। और हिंदी उर्दू दोनों को एक ही शैली माना जाता है, बस इसमें लिखने का अंतर होता है। जैसे हम दादा लिखते हैं और उर्दू में हम दादा कैसे लिख देते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, जैसे हम मामा लिखते हैं तो इसमें ऐसे ऐसे हो जाता है। ठीक, तो ये है, थोड़ा थोड़ा मैं भी उर्दू पढ़ा हुआ था, कभी कभी नाना मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो इन्होंने हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया जो सहज, सरल, मुहावरेदार और पात्रानुकूल थी, यानी कि एकदम से समझ में आने वाली थी। उनकी यह शैली उन्हें लोकप्रिय बना दी। कहा जाता है कि प्रेमचंद ऐसे साहित्यकार हैं, कथाकार हैं, जिनकी किताबें किचन तक पहुंच गई थी। रसोई घर में एक तरफ महिलाएं खाना बनाती थी और दूसरी तरफ वो उनके उपन्यासों को पढ़ती थी, और किताबों पर हल्दी इत्यादि लग जाती थी, मसाले लग जाते थे। पहले जमाने में तो मसाले पीसे भी जाते थे सील पर। ठीक है, तो वो जमाना अलग था, आज का जमाना अलग है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और हमें भी विश्वास है कि जिस तरीके से प्रेमचंद अपनी सहज, सरल और पात्रानुकूल भाषा के माध्यम से लोकप्रिय हुए, ये चैनल भी उसी तरीके से किचन रूम में भी रखकर लोग देख रहे होंगे। जरूर कमेंट कीजिएगा। तो भाषा शैली बहुत कुछ प्रभावित करती है किसी को लोकप्रिय बनाने में। जब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी तो फिर कैसे आप उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर हिंदी उपन्यास अंग्रेजी नकल, शिक्षा परक, उपदेशात्मक होने के साथ यथार्थवादी होने की यात्रा पूरी की, जिसमें प्रेमचंद ने इसे विषय वस्तु और शिल्प की दृष्टि से वैविध्य बनाया। शायद इसी कारण उन्हें कथा सम्राट कहना उचित है।
तो एक तरीके से निष्कर्ष में आपने बता दिया कि शुरुआती दौर में जो भी उपन्यास लिखे गए उनको अंग्रेजी ढंग का नॉवेल कहा गया, जिसमें परीक्षा गुरु का नाम आता है। और इसके बाद कुछ उपन्यास लिखे गए जो शिक्षापरक थे, उपदेशात्मक थे। लेकिन उपन्यास की यात्रा धीरे-धीरे आगे बढ़ती गई और उपन्यास यथार्थवादी पृष्ठभूमि पर भी लिखे जाने लगे। और इसमें प्रेमचंद का बड़ा रोल रहा कि उन्होंने विषय वस्तु के दृष्टिकोण से, शिल्प के दृष्टिकोण से उपन्यास को वैविध्य बनाया, अनेक विषयों से उसको जोड़ा और न सिर्फ उपन्यास लिखा बल्कि कहानियों में भी उन्हीं मुद्दों को उन्होंने रखा। और इसीलिए इनको कथा सम्राट भी कहा गया, जो कि उचित ही है। तो इसी तरीके से अपना उत्तर लिखना है, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखना है और ठोस लिखना है। और हमारी कोशिश रहती है कि आपको वही पॉइंट बताए जाएं जिनसे कि आपको अधिकतम अंक मिले। तो उम्मीद है कि आज ये प्रश्नोत्तरी, खासतौर से ये जो हमने उत्तर लिखवाया है, आप सभी को समझ में आ गया होगा और आप धीरे धीरे अपना रजिस्टर बुक जो अनुराज हिंदी एकेडमी के नाम से बनाए होंगे और उसको भर चुके होंगे, आधा आपका भर गया होगा। आपको लग रहा होगा कि हमने तो कोई कोर्स भी नहीं लिया, हमने तो कहीं कोई पैसा भी जमा नहीं किया और हमारा ये जो 50 रुपए का रफ है, ये आधा क्यों भर गया? 50% क्यों भर गया है? यानी कि कोई ऐसा है जो आपको पीछे से मोटिवेट कर रहा है, आपके अंदर आत्मविश्वास को पैदा कर रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।